गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं नया चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या किया था कि चार्ज को इंड्यूस कराया और उसको रेस्ट पर रख के अपन ने स्टडी की थी। देन सेकंड चैप्टर में अपन ने क्या किया, उसी चार्ज को अपन ने स्टोर करना सीखा कि चार्ज का बेसिकली स्टोरेज कैसे बनाएं। और थर्ड चैप्टर में क्या करेंगे, अपन चार्ज को क्या करेंगे, मूव करा देंगे किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अपने पास में क्या होगी, करंट बनेगी। तो उसी करंट की अपन क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से फुर्ती में आप लोग आ जाइए, पेन और नोटबुक लेके आ जाएं, पहली हेडिंग की तरफ चलते हैं। और जो पहली हेडिंग हमारे पास में जो है वो है आपकी करंट। तो सबसे पहले अपन करंट ही सीखते हैं कि करंट क्या है। अब जी सीखते रहना आप लोग, ठीक है ना, आ जाए। तो माना कि मेरे पास में कोई भी एक इस तरीके से कंडक्टिंग वायर का एक पार्ट है जो कि आपको यहां पे नजर आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको बोल दूं ये आपका क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। हाँ, अगर ये कंडक्टर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई भी कंडक्टर है तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए ये क्या होता है, एलिजिबल होता है ये मटेरियल जो है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। आ जाएं, अब समझना कि अभी मैंने आपसे बोला कि इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से शो करा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके रैंडमली मोशन में होते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर रहा होता है, जो आपको इस तरीके से नजर आएगा, ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो है ना, वो क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इनका अगर मैं एवरेज या इनका सम, अगर वेलोसिटी का एवरेज अगर मैं निकालता हूं फिलहाल के लिए, तो हमारे पास में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपकी 0 आएगी। क्यों? इसका रीजन क्या है कि समझना, ये क्या है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके अपोजिट मूव कर रहा होगा। तो जिससे मेरे को एक बात क्लियर हो गई, क्या कि क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी जो है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो फिलहाल के लिए अभी क्या है, आपकी 0 है। आप लोग ये समझ जाएं, अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो अपन बोल सकते हैं क्या कि इनके बीच में, जो कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ रही है नहीं, क्योंकि यहां पे अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देन मैंने क्या किया, सेकंड टर्म में मैंने क्या किया कि अपन ने क्या किया, इस कंडक्टर को यहां लेके आए। जब इसको उठा के जब मैंने यहां पे प्लेस किया और इसको क्या किया, अपन ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो आप यहां पे भली भांति समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ये बैटरी को क्लियर है या नहीं, बोले? अच्छा, अब समझना, ये अगर मेरे पास बैटरी है तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और इधर मेरे पास में क्या, नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। अब जैसे ही यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास में जो चार्ज जो होता है वो आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.10⁻⁻19 कूलम होती है। आप लोग भली बात ही जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाइए कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो रैंडमली मोशन से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, जो आपको इस तरीके से मैं आपको फिगर बना के हल्का सा इमेजिन करा सकता हूं, ठीक है ना। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब काफी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो समझना, माना कि मेरे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो समथिंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अपन यहां से एक बात बोल सकते हैं क्या, कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। हाँ, समझते रहे ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। अब समझना कि ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि अपने पास में क्या होगा, आपका चार्ज होगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, चार्ज बोलते हैं। आपका जो चार्ज जो है वो क्या है, आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में ये चार्ज आ गया। अब लेकिन करंट क्या होती है, तो अपन क्या करेंगे, करंट समझने से, करंट क्या होती है, तो ये जो आपका पहले क्या था, चार्ज बेसिकली क्या था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स तो थे लेकिन वो रैंडमली मोशन में थे, ठीक ना, कहीं भी कुछ भी मूव हो रहा था। अब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका क्या होगा कि चार्ज मूव करेगा, मतलब चार्ज का जो रेट है वो आपका टाइम के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ बैटरी लगा दी। और जैसे ही आपने बैटरी लगा दी तो अपन भली भांति समझ सकते हैं कि मेरे पास में क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। जो करंट जो होती है वो आपकी क्या होती है, dq/dt होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे को एक बात समझ आ गई, क्या, जो करंट जो है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या है, करंट क्या है आपकी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो मेरे पास में क्या हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेट से। या अपन इसको एक ये भी समझ सकते हैं कि t इक्वल, मतलब dt जो है, मतलब 1 सेकंड में जो मेरे पास में जो चार्ज में जो चेंजेस आएंगे वो ही आपकी करंट है। 1 सेकंड में चार्ज में जो डिफरेंस आएगा वो ही अपने पास में क्या हो जाएगी, यहां से करंट आ जाएगी। आप लोग समझ सकते हैं। और जितना बेसिकली चार्ज का मतलब क्या है कि जितना मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या, NE/dt, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे क्या मेरे को समझ आया कि माना कि 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने मूव करेंगे उतनी ही इस वायर में करंट ज्यादा होगी। 1 सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा या डिफरेंस ऑफ चार्ज जो होगा उतनी ही करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपका बेसिकली क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे करंट उतनी ही ज्यादा बनेगी, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब समझना कि करंट का फॉर्मूला एक ये हो गया। दूसरी चीज अपने पास में क्या होता है, एक करंट और होती है क्या, एवरेज करंट, ठीक है ना। तो एवरेज करंट को अपन बोलते हैं dq/dt बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी आपके पास में होती है क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, I इंस्टेंटेनियस करंट, ये आपका क्या होता है, q/t, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है, आपका लिमिटेड है, आपका चार्ज q है और टाइम t है, उस पर आपकी करंट t है। एवरेज का मतलब चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, होने दो, कितना टाइम लगाया फ्लो होने के लिए, कि सर इतना टाइम लगाया, तो अपन क्या करेंगे, चार्ज अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, तो आपकी एवरेज करंट आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी क्या करंट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझना क्या, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ यूनिट की बात कर लें क्या, कि सर बिल्कुल कर लेते हैं। तो आ जाए यूनिट की बात कर लेते हैं इधर, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो समझना कि मेरे पास में जो यूनिट जो होगी किसकी, करंट की, ये वो यहां से क्या हो जाएगी, बोले यहां से आपकी क्या हो जाएगी, कूलम अपॉन सेकंड हो जाएगी या नहीं, क्योंकि चार्ज की जो यूनिट जो है वो हमारे पास में क्या है, कूलम। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकंड आपकी यूनिट आ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा क्या,
कि जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आपने 11th में 7 फंडामेंट में क्या है, यूनिट चैप्टर है, उसमें फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताया गया है। और ये हमारे पास 7 टाइप्स की फंडामेंटल यूनिट होती है। 7 बात समझ आ रही है नहीं कि सर हमें तो पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए ये बात, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, और उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट की भी यूनिट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोले एम्पियर, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो एम्पियर हमारे पास में क्या है, एक फंडामेंटल एक यूनिट होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। जो एम्पियर जो है ये आपकी कैसी है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये आपकी है फंडामेंटल यूनिट। कोई दिक्कत है तो बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो करंट की जो हमेशा जो अपन जो यूनिट यूज करते हैं, कूलम पर सेकंड यूज नहीं करेंगे, अपन क्या यूज करेंगे, एम्पियर। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोले कि सर बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब अपन ने क्या किया कि यूनिट की बात कर ली। अब ये भी देख लेते हैं क्या कि जो हमारे पास में ये जो करंट जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो आ जाएं अपन ये भी समझ लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको साइड से हल्का सा रफ कर रहा हूं, तो आप लोग इधर देखें। आज आपको फील आ जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो समझना। तो जो करंट जो अपने पास में जो है, मतलब करंट जो है ये आपकी क्या है, वेक्टर है, या ये क्या है, आपकी स्केलर है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि करंट हमारे पास में क्या, दो ही टाइप की क्वांटिटी होती हैं, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये भी आपका 11th का टॉपिक है। वेक्टर्स क्या होती है, जिनके पास में डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जिनके पास में केवल मैग्नीट्यूड हो उन्हें स्केलर बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी जिन्हें पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, उन्हें और अच्छी फील आएगी। तो समझना इधर, तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट आई जो है, इसके पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड होता है। और इनके पास में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, कि बिल्कुल डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। अब समझना कि मैग्नीट्यूड भी है सर और डायरेक्शन भी है, तो इलेक्ट्रिक करंट अपनी क्या हो गई, अभी आपने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो सर ये तो वेक्टर हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन मेरे बेटे ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है सर, बताएं। अच्छा, आ जाएं। तो पहले मैं ये बोल दूं कि वेक्टर तो नहीं है मेरे बच्चे, वेक्टर तो ये कतई नहीं है। क्यों वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि समझना, अब मैं यहां पे आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि वेक्टर क्यों नहीं है। डायरेक्शन है इसके पास में, और डायरेक्शन भी अपन समझते हैं कि माना कि यहां से आपकी एक करंट पास हो रही है और एक आपकी क्या हो रही है, यहां से करंट पास हो रही है। ये मेरे पास में कितनी 6 एम्पियर है और ये मेरे पास में 2 एम्पियर है। तो अपन आगे जो फ्लो करेंगे वो आपकी कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर करंट पास होगी, ठीक है ना। अब सपोज दैट मैंने क्या किया कि ये करंट अपने पास में इस तरीके से पास हो रही है, इसका मैंने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब 2 एम्पियर की मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, और ये मेरे पास अभी भी क्या हो रही है, 6 एम्पियर आपकी करंट भली भांति फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अब ये 6 एम्पियर तो एज इट इज है, मैंने 2 एम्पियर की डायरेक्शन चेंज की, तो मेरे पास में मैंने देखा कि यहाँ पे जो करंट जो आई 6 एम्पियर आई, 2 एम्पियर इधर फ्लो हो गई, इधर कौन सी फ्लो होगी आपकी 4 एम्पियर हो जाएगी। तो मेरे को एक बात समझ आ गई, क्या कि मैंने अगर डायरेक्शन चेंज की तो करंट पे इफेक्ट पड़ा, मतलब आपकी डायरेक्शन तो है इसके पास में। क्या मेरी बात समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? बोले कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो है ही है, ठीक है ना। ये तो आपका नेचुरली मैग्नीट्यूड तो है करंट की, अगर बात करेंगे तो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि ये आपकी 6 एम्पियर है, ये आपका 2 एम्पियर है, और ये पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर है। तो अगर मैं आपसे इसको वेक्टर बोल देता हूं तो बेसिकली क्या होगा कि इसका जो एडिशन होगा वो वेक्टर फॉर्म से होगा। वेक्टर फॉर्म का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वहां पर ये एंगल जो है इनके बीच में थीटा आना जरूरी था, लेकिन यहां तो अपन ने डायरेक्ट सम कर दिया। इसका मतलब एक पॉइंट मेरे को समझ आया क्या, कि ये डायरेक्शन है
लेकिन ये जो करंट जो है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल और करके बताऊंगा। समझना, मेरे पास में एक करंट आपकी इस तरीके से पास हो रही है और एक करंट मेरे पास में इस तरीके से यहाँ पे आपकी 3 एम्पियर आ रही है और यहाँ मेरे पास में आ रही है 4 एम्पियर और ये जो आपका जो एंगल जो है वो 90 है, ठीक है ना। अब समझना कि 3 एम्पियर यहाँ से 4 एम्पियर आ रही है तो अपने पास में यहाँ से जो नेट जो करंट आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 7 एम्पियर आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 3 और 4 अगर 90 पर हैं, 90 एंगल पर हैं, तो इनका जो वेक्टर रिजल्टेंट जो आता है वो आपका 5 आता है। तो इस वाले में नेट करंट मेरे पास में 5 आनी चाहिए थी, लेकिन आपकी 5 तो आपकी आ ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो करंट जो है वो वेक्टर एडिशन को आपकी करंट फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वेक्टर भी नहीं है। तो अपन यहां से एक बात समझ आ गई क्या, करंट does not follow of vector law of addition, ठीक है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ गए जी। अच्छा, तो ये जो करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है, इसका मतलब जो वेक्टर के थ्रू जो कैलकुलेशन हो रही है, इस वजह से अपन ने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड भी है इसके पास में और इसके पास में डायरेक्शन भी है, लेकिन ये आपकी वेक्टर नहीं है क्योंकि ये आपका वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये क्वांटिटी है क्या, तो समझना जो करंट जो आपकी जो होती है वो आपकी होती है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। अच्छा, आपको आज से पता होना चाहिए टेंसर जो क्वांटिटी जो है वो बेसिकली क्या है, हायर क्लासेस में समझते हैं अपन, बीएससी एमएससी में, बीटेक में भी नहीं है। हालांकि ये जो टेंसर क्वांटिटी है वो आपकी स्पेशल टाइप्स की एक यूनिट होती है, ठीक है ना। आपको केवल करंट के लिए आपको ये समझना है कि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, तो इसके लिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, टेंसर क्वांटिटी है। ना ही ये आपकी स्केलर है ना ही ये वेक्टर है, ठीक है ना। कई हद तक इसको स्केलर बोल सकते हैं, अगर टेंशन नहीं है तो स्केलर बोल दीजिए, लेकिन वेक्टर को आपको कतई नहीं बोलना है। अगर स्केलर है तो आपका प्रेफरेंस होगा कि आपको स्केलर पे टिक करना ही पड़ेगा। अगर टेंशन नहीं दिया है तो आप स्केलर पे टिक करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। तो अपन ने क्या किया कि करंट को समझा, करंट की यूनिट क्या है और करंट वेक्टर है या आपकी बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, इसको समझा कि आपकी जो करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है। तो ये बेसिकली क्या था कि करंट का कुछ इंट्रोडक्शन था। आप क्या करेंगे, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। मैं 1 2 3 कर देता हूं, 1 2 3, और ये आपका नोट हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। तो कुछ आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 1 2, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी फील आ जाएगी, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलें जी, आ जाएं। तो ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ आपका इस प्रकार है, समझते रहना। मेरे को चार्ज दिया है टाइम के फंक्शन में, ये आपका क्या है 2t² + 5t + 4, ठीक है ना। आपको बताना है कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, आपकी करंट बतानी है इंस्टेंटेनियस करंट, और आपको बताना है क्या एवरेज करंट बतानी है कि आपकी एवरेज करंट क्या होगी। और ये जो टाइम दिया है एट t = 0 to 2 सेकेंड। क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या आपको क्या दिया है कि चार्ज और टाइम के फंक्शन में आपको इक्वेशन दी है, इंस्टेंटेनियस करंट बतानी है, एवरेज करंट बतानी है, और आपको ये बेसिकली टाइम दिया है 0 to 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो आ जाइए, पहले अपन क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस करंट Q/T होती है। कोई दिक्कत है तो बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते रहना,
जो मेरे पास में चार्ज जो है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चार्ज क्या होगा आपका, मतलब मेरे को मैक्सिमम करंट निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं चार्ज फाइंड करूंगा। तो चार्ज पहले फाइंड कर लेते हैं कि इस पे 2 सेकंड में आपका चार्ज कितना होगा, और पर्टिकुलर 2 सेकंड में हमारे पास में करंट फाइंड कर लेंगे। तो समझना, मैं चार्ज फाइंड करूंगा तो समझें कि t की जगह अपन क्या बोलेंगे, 2 सेकंड इधर प्लेस करेंगे, ठीक है ना। 2 सेकंड के लिए चार्ज है तो t की जगह मैंने प्लेस किया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस आपका 5 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, इसको सम करेंगे तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा बोले 22 कूलाम क्या हो जाएगा आपका 2 सेकंड में चार्ज आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है बोले। अच्छा, तो समझना इंस्टेंटेनियस जो करंट जो आपकी होगी INS, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 सेकंड में आपका चार्ज कितना है, मतलब ये अपन इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि चार्ज ऑफ 2 सेकंड अपॉन 2 सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि टाइम अपने पास में है तो चार्ज बोले कितना है आपका 22/2, तो मेरे पास में जो इंस्टेंटेनियस जो करंट जो आपकी आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी 11 एम्पियर आ जाएगी। आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं 11 एम्पियर करंट आ गई मेरे पास। क्लियर है क्या बोले, कोई दिक्कत तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। अब समझें एवरेज करंट निकालनी है, ठीक है, एवरेज करंट भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया dQy क्या होता है आपका dt होता है या नहीं होता है। तो अपने पास में डिफरेंस इन चार्ज, तो आपके पास में जो 2 सेकंड पे आपका चार्ज क्या था, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 2 सेकंड में चार्ज क्या है माइनस का 0 सेकंड में आपका चार्ज क्या है अपॉन टोटल टाइम 2 माइनस 0। अब मैंने यहाँ पे 2 सेकंड में चार्ज पहले ही निकाल दिया। 2 सेकंड में चार्ज कितना है आपका बोले 2 सेकंड में आपका चार्ज कितना है 22 कूलाम है। अपन क्या करेंगे t इक्वल टू 0 रखेंगे, तो चार्ज 0 सेकंड के लिए यहाँ पे आप 0 रखें तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोले कि आपके पास में आ जाएगा 4 कूलाम, ठीक है ना। तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं क्या कि मेरे पास में क्या है, इधर मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, समझते रहना आप लोग कि इधर नोट करता हूँ। तो ये मेरे पास में क्या है 22 माइनस का 4 अपॉन क्या 2 आएगा या नहीं आएगा बोले, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा बताएं, ये अपने पास में कितना आ जाएगा 18/2 बोले तो आपकी जो करंट जो आएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी 9 एम्पियर आपकी एवरेज करंट। यहाँ पे आप लोग भली भांति समझ सकते हैं कि मेरे पास में इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू ये है और एवरेज करंट की वैल्यू आपके पास में ये आ जाएगी कि आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलें, समझ लें, देख लें, निहार लें और इसको अच्छे से नोट करें। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है बोलें, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएं एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आ जाइए समझते हैं। अब की बार आपको दी है क्या करंट दी हुई है, समझते रहना। जो करंट जो मेरे आपको दी हुई है इसकी वैल्यू अपने पास में है, ये आपके पास में 3t² प्लस 2 आपको करंट दी है। आपसे बोला है कि फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज एट t इक्वल्स टू, ये हमारे पास में है, ये भी अपन 0 to 2 सेकंड के लिए फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फाइंड द नेट चार्ज 0 to 2 सेकंड में आपका जो चार्ज जो है वो आपका कितना फ्लो होगा। अगर मेरे को क्या करंट और टाइम के बीच में फंक्शन दिया है, आप लोग भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है जी कि आपका चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो समझना मेरे को करंट का एक फॉर्मूला पता है क्या, जो करंट आपकी होती है वो आपकी क्या होती है dQ/dt होती है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन चार्ज की अगर वैल्यू इधर लिखेंगे तो अपन क्या बोल देंगे I × dt बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना I की वैल्यू अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, ये सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिकली ये हमारे पास I × अपन ने क्या किया dt कर दिया, ठीक है ना। अब समझना ये मेरे पास में क्या छोटा सा चार्ज अपने पास में ये है। अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, और जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं पता है वो आपको भली भांति समझ आना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या करता है, सबको सम करके चलता है। तो ये अपने पास में 0 to 2 सेकंड पे आपका चार्ज 0 से q हो गया माना,
ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो समझते रहना। ये हमारे पास में q माइनस जीरो इक्व टू आपका क्या हो जाएगा, अब समझना 3t स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, और जिनको इंटीग्रेशन करना नहीं आता उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n की जो आपकी वैल्यू होती है x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन आपकी आता है इंटीग्रेशन का। सिंपल सा ये जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो समझना इसका बेसिकली क्या है, t की पावर 2, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। इसका मतलब मेरे पास में क्या है, अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना, उस फॉर्मूले के हिसाब से। और 2 का इंटीग्रेशन अपने पास में 2 एज इट इज हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और अपन क्या करेंगे, इधर लिमिट प्लेस कर देंगे, ये मेरे पास लोअर लिमिट है, ये मेरे पास अपर लिमिट है, ठीक है ना। तो समझे क्या 3 से 3 को मार देगा, कि सब बिल्कुल मार देगा। अपन क्या करेंगे, इधर 2 प्लेस करेंगे सबसे पहले। जब मैंने इसको 2 प्लेस किया तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट जब मैं प्लेस करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में जो चार्ज जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा, ये सब 0 अगर मैं रखूंगा तो टी क्यू मतलब 0 इंटू प्लस 0 का मतलब सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये बोले 4 प्लस 8 बोले तो 12 कूलाम आपका, ये आपका नेट चार्ज आपका यहाँ से किसी भी तरीके से आप यहां फाइंड कर सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता सपोज डेट कि t इक्वल टू 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड में आपका चार्ज क्या है, तो अपन क्या करते हैं, यहां से 1 to 2 सेकेंड में आपका चार्ज जो आता वो नेट चार्ज नहीं, चेंज इन चार्ज आता। मतलब 1 सेकंड के 2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड में आपका चेंज इन चार्ज कितना हुआ है वो आपका यहाँ पे चार्ज आता, ठीक है ना। ये आपका 0 to 2 सेकंड में आपका चार्ज आया, मतलब आपका 2 सेकंड तक कितना नेट चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो ये भी 0 सेकंड में आपका चार्ज यहाँ पे अपन ने 0 एज्यूम किया है। बात समझ आ रही है या नहीं। अगर मैं 1 to 2 सेकंड के लिए आपको बताऊंगा तो हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में Q1 1 सेकंड पे, और ये Q2, और ये अपन बोलेंगे क्या DQ, और इसको अपन 1 सेकंड के लिए 1, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास में I इंटू dt। ये आपके सामने ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर अपन क्या करेंगे, 1 से, अब ये नेट चार्ज नहीं, आपका चेंज इन टाइम और चेंज इन चार्ज आएगा, ठीक है ना। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में चार्ज कितना चेंज हुआ है, तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, केवल आप लोगों को क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बोले कि सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। क्या आगे का टॉपिक स्टार्ट करें क्या, कि सर कीजिए। तो आ जाएं फटाक से, फुर्ती में 1 2 3 कर देता हूं, आप नोट कर लें। 1 2 3 नोट हो चुका है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आ जाएं। अब करते हैं कुछ अच्छा टॉपिक, ठीक है ना। अब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्चुअल में फील आने वाली है। बस समझते रहना है आप लोगों को, और थोड़ी बहुत फील आ भी गई होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा बहुत फील आ भी रहा होगा। बस मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ जी, चल रहा है या नहीं जी, बराबर है, 1 नंबर है, ठीक है ना। अब फटाक से फुर्ती में आ जाइए, नया टॉपिक। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझते रहना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो सीखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं। तो माना कि मेरे पास में कोई भी एक कंडक्टिंग क्रॉस सेक्शन वायर अपन ने क्या किया, इधर एज्यूम किया, जो कि आप यहां से समझ सकते हैं। अभी मैंने आपसे बोला कि इसमें क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है काफी सारे, ठीक है ना, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका है वो इधर है आपका ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। तो समझना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें अपन करने के वाले हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, जब बेसिकली ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन या मतलब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन बोले तो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो उनके पास में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ये आपकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनकी वेलोसिटी फाइंड जरूर करेंगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी वेलोसिटी है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही उन्हें? तो काम समझ आ गया कि करने के वाले हैं, इनकी अपन को वेलोसिटी फाइंड करनी है कि वेलोसिटी आपकी क्या होगी, ठीक है ना। आ जाए अब समझना, जैसे ही मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इसकी डायरेक्शन आपकी इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास में यहां होगा। तो लेट एज्यूम, समझना जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने पास में, इनके पास में चार्ज आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरीके से इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। या मैं आप लोगों को थोड़ा सा और फील दिलाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बैटरी जनरेट कर देते हैं और अपन एज्यूम करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका जनरेट हुआ है वो किसी भी एक पर्टिकुलर बैटरी ने जनरेट किया है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव टर्म, ये आपका पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल इधर जनरेट हो जाएगा, उधर आपका नेगेटिव जनरेट होगा। तो समझना सारे इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज नेगेटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, आपका जो चार्ज का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से अपनी स्पेस को छोड़ के अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा आपका, बोले यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे को एक बात समझ आ गई कि चार्ज एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज एक्यूमुलेशन इसको बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, चार्ज एक्यूमुलेशन हो गया। अब समझना क्या कि जब ये चार्ज एक्यूमुलेशन होगा तो यहां से आपका ये पॉजिटिव है और ये मेरे पास नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आप क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। तो समझना कि ई इनसाइड जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर इनसाइड, वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव का एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक ना। लेकिन समझना ये जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली समझना कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। उससे पहले क्या हो जाएंगे कि चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा आपका, इधर चार्ज स्टोर हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, और एक्यूमुलेशन आपका जो होने के बाद में ये चार्ज क्या हो जाएगा, इधर फ्लो हो जाएगा। मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से आगे मूव कर जाएंगे, और आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने के बाद में यहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरीके से इधर वापस मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये आपका एक क्या हो जाएगा, एक आपका पाथ जनरेट हो गया, ठीक ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे तो अपन बोल सकते हैं क्या कि इधर क्या होगी, आपकी करंट जनरेट हो जाएगी, मतलब आपकी करंट आई बन जाएगी, ठीक ना। तो ये मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोले तो यहां पर मेरे पास में क्या होगा, आपकी आई करंट जनरेट हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू अपन पहले ही समझ सके हैं कि हमारे पास में जो करंट जो होगी वो आपकी कितनी होगी। अब सीखना क्या कि मेरे पास में जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर अपोजिट मूव कर रहे हैं, और करंट हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक ना। अब सीखना क्या कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाएगा। उससे पहले क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आपके क्या होगा, बैटरी के पास जाएंगे। बैटरी क्या करती है, समझना, ये भी आपको जरूरी है समझना कि बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कराती, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि बैटरी के पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये बैटरी क्या करेगी, इनको बार बार एनर्जी प्रोवाइड करा देगी, तो इनको बार बार क्या होगी, मूव, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर से एनर्जी देगी, फिर से आपके मूव कर जाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे, फिर से एनर्जी देगी, फिर से ये मूव कर जाएंगे।
तो इधर आपका कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। इससे आपको एक बात समझ आ गई क्या? इससे पहले अपन ने समझा था कि किसी भी कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहां से आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की नई शुरुआत होती है और यहां से एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि ई इनसाइड जो आपका होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना। करंट इस तरीके से मूव करेगी और आपकी इस तरीके से करंट बाहर निकलते हुए इस तरीके से जाएगी। ये आपको पॉइंट समझ आना चाहिए भली भांति, और इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है ना। क्या ये बात मेरी समझ आई या नहीं आई? बोले कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को बार बार क्या करेगी? मूव करा देगी, इनको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे होंगे, फिर से मूव कर जाएंगे, फिर से मूव करेंगे, फिर से मूव करेंगे। इसका मतलब क्या है समझना कि एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से बाहर निकल रहा है तो एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहां से एंटर भी कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, जो कंडक्टर के पास में नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही कांस्टेंट सेम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कभी आपने देखा है क्या कि कंडक्टर के जो आपका वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई हो? कभी नहीं होता, क्योंकि ये बैटरी क्या कर रही है, जो एक्सटर्नल सोर्स है वो आपको सर्कुलेट करा रहा है बस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। जितने ही बाहर निकलेंगे उतने ही एंटर करेंगे। अब समझना क्या कि इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में इधर मूव करेंगे, जो कि आप इधर देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसका मतलब अपन को समझ आना चाहिए कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सीखें क्या कि जब ये मूव कर रहे होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? एक पर्टिकुलर कॉलिजन होगा, क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या होगा? आपका कॉलिजन होगा, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप लोग यहां से अच्छे से सीख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इनके बीच में कॉलिजन होगा, और ये जो क्या है कि एक पर्टिकुलर क्या होंगे? जो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका अगर मैं वेलोसिटी का अगर एवरेज निकालूंगा उसको अपन क्या बोलेंगे? समझना, द एवरेज वेलोसिटी, the average velocity of all electrons, ठीक है ना। जो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपका क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं सबकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब सीखे क्या कि इनके बीच में क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है। अगर कॉलिजन हो रहा है तो माना मेरे पास में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? इससे आके इस तरीके से टकरा रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो समझना कि ये हमारे पास में यहां पे एक कॉलिजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स में जो डिस्टेंस जो होगा इसको अपन बोलेंगे क्या? मीन फ्री पाथ। इसको अपन डिनोट करेंगे लैम्डा से, इसका नाम होगा मीन फ्री पाथ। डिस्टेंस इसको अपन बोल सकते हैं क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन कॉलिजन, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन जो है उसका नाम क्या है आपका? मीन फ्री पाथ, ठीक है जी। अच्छा, अब समझना कि इसमें जो आपका जो टाइम लग रहा है, मतलब आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है किसी में कॉलिजन में, इसको अपन क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपस में टकराएंगे। मैं आपको हल्की सी फील दिलाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, समझना, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, केवल समझें कि हर एक कोई भी सब्सटेंस है वो क्या है? हर एक एटम से मिलकर बना है, ठीक है ना। और ये तो अपन समझ चुके हैं। और ये जो एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत नजदीक में भी पास पास होते हैं। तो हर एक के पास में क्या होते हैं? आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो भी क्या होते हैं? फ्री होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया उधर नेगेटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आपका इधर मूव करेगा और ये पॉजिटिव भी डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव साइड में तो अपनी सेल को छोड़ देगा ये, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहले इसकी सेल को फिल करेगा
और ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसकी सेल को फिल करेगा, मतलब आपस में क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। और जो कॉलिजन के बीच में जो आपका जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको लैम्डा बोला, उसमें जो टाइम जो लग रहा है उसको अपन ने क्या बोला, टाउ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे बोले, तो आपको फील आना बहुत जरूरी है। तो टाउ जो है वो है आपका रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम वो इसको बोलते हैं, क्या, टाउ को बोलते हैं। तो आपका ये रिलैक्सेशन टाइम है जो कि आपको यहां से नजर आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका क्या है, टाइम कंज्यूम, या अपन इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, टाइम कंज्यूम बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन कॉलिजन, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टाउ है वो आपका है क्या, ठीक है ना। अब समझना कि इनिशियल जो इसकी बैटरी जब हमने कनेक्ट नहीं की थी, तो इनिशियल जो इसकी जो वेलोसिटी थी वो आपकी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी आपकी, 0 थी। तो अपन क्या करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाऊंगा, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास में, हाफ AT स्क्वायर। अब सीखें क्या कि मेरे पास में जो लैम्डा है वो हमारे पास में इस तरीके से आएगा। अब सीखना क्या कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या कर रहा है कि उस पर एक फोर्स लगेगा, क्या, इलेक्ट्रॉन के पास में मास होता है और उसके पास में एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास में मास है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो थ्योरी जो है वो सारी हाइपोथेटिकल थ्योरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक मास लेके चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के पास में मास भी होता है, ठीक ना। अब सीखें क्या कि अगर ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और इसके पास में जब फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सेलरेट करेगा, बोले। अच्छा, अब ये जो फोर्स लग रहा है वो आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मतलब आपका QE फोर्स लग रहा है। माना कि अपने पास में 20 वोल्ट की बैटरी है, तो अपने पास में जो यहाँ पे जो फोर्स जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब ये आपका क्या है, QE आपका फोर्स लग रहा है, बोले। कोई दिक्कत है बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास में यहाँ पे जो फोर्स है वो आपका QE है, और जो फोर्स जो लग रहा है समझना, यहाँ पे चार्ज नहीं लेना है, अपने पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करनी है। तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स लग रहा है, यहाँ आपको चार्ज कंसीडर नहीं करना है, क्यों नहीं लेना है, इधर एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है ना। अच्छा, गलती नहीं करनी है बस। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहा है वो अपने पास में क्या है, ma है। तो मेरे पास में जो एक्सेलरेशन होगा इधर से वो अपने पास में क्या आ जाएगा, E/m आ जाएगा। तो यहां पे जो पाथ जो अपने पास में आएगा लैम्डा, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा आपका, E/m इंटू आपका क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ स्क्वायर बोलेंगे। अब आपको ये भी पता है जो अपने पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसको अपन डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, इसको अपन डिनोट करते हैं V सफिक्स में D से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपकी, लेंथ अपॉन टाइम बोले तो आपका लेंथ अपॉन टाइम का मतलब टाउ, ठीक है ना। तो अपने पास में यहां से जो लैम्डा की जो वैल्यू जो आएगी, मतलब लैम्डा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, BD इंटू टाउ हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, VD और इंटू क्या हो जाएगा आपका टाउ आ जाएगा। आप लोग यहां से समझ सकते हैं क्या कि टाउ जो है, मतलब टाउ इक्वल टू ये मेरे पास में एज इट इज हाफ E/m इंटू टाउ स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या होगा, ये टाउ से टाउ स्क्वायर खत्म होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो मतलब जो BD जो आएगा इसको चेक करना पड़ेगा कि ये हमारे पास में E/m इंटू टाउ ये आ गया, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये आया कैमरे में या नहीं, ठीक है, बराबर है। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, इसको नजर रखना, ठीक है ना। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो ये इक्वेशन नंबर आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ये आ गई, बस समझें। आगे बढ़ते हुए सीखते हैं कि माना कि मेरे पास में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब आपका ये क्रॉस सेक्शन अपन ने ये पार्ट लिया, सीखते रहना बस अच्छे से, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन पार्ट मैंने लिया तो अपन ने क्या बोला कि इसका एक पर्टिकुलर ये वाला एक क्रॉस सेक्शन पार्ट लिया मैंने, और एक यहां से ये वाला पार्ट लिया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो है मेरे पास में x। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बोले कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब समझ लें कि यहाँ पे क्या है कि ये जो वायर है, मैं आपको थोड़ा फील दिलाता हूँ, ये वायर है, इसको अपन ने यहाँ से कट किया
और यहाँ पे क्या होंगे, इस वाले पार्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो जो क्रॉस सेक्शन वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो आपका हर एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इधर आपने क्या किया है, इधर समझिए, इधर अपन ने इधर मूव कर रहे हैं, तो ये मेरे पास में नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करेंगे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ तक बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। तो मेरे पास में क्या होगा, यहाँ से एक चार्ज जनरेट होगा, और जो चार्ज जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, Ne चार्ज। और सीखें कि इसका जो एरिया जो है इस क्रॉस सेक्शन पार्ट का, ये वायर का, वो हमारे पास में क्या है, आपका A है। अब समझना क्या कि इसका एरिया हमारे पास में A है, तो मैं अगर बोलूंगा कि A इंटू एक्स, ठीक है ना, इसका अपन ने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो मेरे पास में जो n जो आएगा वो आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब आपका यूनिट में। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में यहाँ पर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन, सारे यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपके इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इसका पर्टिकुलर एक एरिया भी है, और इसकी बेसिकली आपकी लेंथ है, मतलब यहाँ से इधर मूव करेंगे। तो समझना कि एक ये मेरे पास में पार्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, तो उसी टाइम में इसकी पास वाली, मतलब इसकी साथ वाली जो लेयर है वहां से भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, और इसकी साथ वाली जो लेयर है वहां से भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो मेरे पास में ये पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपके यहां से यहां तक आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इसके लिए अपन ने क्या किया, इधर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे बोले। इसलिए मेरे पास जो नेट चार्ज जो होगा, जो यहाँ पे फ्लो होगा, चार्ज जो आपका फ्लो होगा, वो अपने पास में क्या आ जाएगा, इधर Ne इंटू ax। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे पास में जो n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अपन इसको पहले ही मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका होगा। तो समझें, ये आप लोगों को समझ आ गया कि मेरे पास ये आएगा डाटा, ठीक है ना। अब सीखना क्या कि मेरे पास जो Vd जो है वो आपका क्या है, x, मतलब ये पर्टिकुलर स्पीड से मूव करेंगे, मतलब आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करेंगे। अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इनकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे अपन। तो Vd हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू dt आ जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम में ये आगे मूव करे, मतलब x मूव किया इन्होंने, ठीक है ना। तो अपने पास में ये वेलोसिटी है, तो समझना अपन जो x जो मेरे पास में जो आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, Vd इंटू, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, x इक्वल टू आपका Vd इंटू dt आपका आ जाएगा, ठीक है ना। NEA इंटू Vd इंटू dt। कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, सीखते रहना, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब क्या dt को नीचे ले आऊं क्या, कि सर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में जो करंट जो होती है वो आपकी क्या होती है, dq/dt होती है या नहीं होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आऊंगा, तो मेरे पास में dt q/t आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, NEABD आपके पास में इस तरीके से यह आपका आ जाएगा Bd। तो मेरे पास जो करंट जो आई वो हमारे पास में क्या आ गया, Ne, या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, कोई बात नहीं, पहले अपन NEABD, मेरे पास में ये फॉर्मूला आपका करंट का आ गया, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है ना। करंट आ गई। तो ये कई बार रिलेशन पूछ लेते हैं कि आपको ड्राइव करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये कभी कभार डेरिवेशन आ जाता है। तो ये आपका क्या है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन I एंड Bd आपको पता होना चाहिए। और इसको याद करने के लिए अपन एक चीज समझ सकते हैं कि मेरे पास जो फॉर्मूला जो आया है उसको मैं बोलता हूं क्या, B मैंने बोला, और ये मैंने E बोल दिया, और ये मैंने N बोल दिया, और ये मैंने एरिया बोल दिया, ठीक है ना। तो ये आपको यहां से समझ आ रहा है क्या कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये हमारे पास में कुछ बी ना समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो आई जो हमारे पास में जो है आप लोग आराम से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जो करंट जो है वो मेरे पास में क्या आएगी, बी ना आ जाएगा आपका करंट, ठीक है ना।
अच्छा, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया है कि जो करंट जो होगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, बीना समथिंग ये करंट है। अब उसमें क्या है समझना कि जो मेरे पास ए जो है वो आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी अपन पहले ही बात कर चुके हैं। एन अपने पास में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एरिया क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया है। आपको ये पता होना चाहिए भली भांति। क्या आपको ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोले कि सर क्लियर है। अब समझना इसकी एक छोटी सी कहानी रह गई है कि वीडी की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इधर प्लेस करूंगा यहाँ पर। ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत जरूरी है। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। आप इसको फटाक से पॉज करके नोट कर लें, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, समझना। अब सीखें आगे की कहानी। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर टॉपिक लगता है ये मेरे को। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, और इसको हल्का सा अपन ने रफ कर दिया। तो सीखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू वीडी की मैं यहां पे प्लेस करूंगा तो मेरे पास समझे करंट क्या आएगी, समझते रहना। एन ई और वीडी ए अपन ने एज इट इज लिया, एन ई ए और वीडी की जब मैं वैल्यू प्लेस करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास में, टाउ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास में क्या होता है, वी बाई एल होता है। मतलब सपोज दैट ये जो हमारे पास वायर जो है इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास एल है, ठीक ना। इसकी जो टोटल जो लेंथ है वो अपन बोल देते हैं क्या, एल अपन इधर बोल देते हैं, एल लेंथ है अपने पास में। तो मैं क्या करूंगा, ई की वैल्यू भी मैंने अगर इधर प्लेस करी तो मेरे पास में इस तरीके से आएगा। डाटा को समझते रहना। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा 2m, और ये अपने पास में ये E और ये E, इसको बोल देते हैं ई स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये अपने पास में क्या है टाउ, या अपन बोलते हैं ये एरिया इंटू एल इंटू ये हमारे पास में क्या आ जाएगा टाउ, अपन यहां बोल देते हैं, और ये मेरे पास में बी। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल ई की वैल्यू मैंने वी बाई एल किया है और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ये मेरे पास ई स्क्वायर हो जाएगा, एरिया को अपन ने क्या किया, टाउ को यहां लिख दिया, और बाकी आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब समझे मैंने इसको रीअरेंज क्यों किया है, क्योंकि मेरे को एक कुछ फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। अब सीखना क्या, ये मेरे पास क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये मेरे पास क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं कि v इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर उछाल दे रहा हूं, इसको नीचे उछाल देता हूं, ठीक है ना। उछालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप लोग समझदार हैं। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने नीचे उछाल के लेके आया, तो एन ई स्क्वायर टाउ, और ये हमारे पास में a, और ये क्या हो जाएगा i, ठीक है ना। तो समझे ये मेरे पास में एक फॉर्मूला आ गया, I और V, सॉरी B और I में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो सीखें ये जो पार्ट है, ये बेसिकली जो हमारे पास में जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, समझना, मास ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे जो मास है m जो है, मैं इधर सब कुछ मेंशन करूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। L जो है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और हमारे पास में N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज, अपन पहले ही बोल सकते हैं, तो अपन ये पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अच्छा, टाउ क्या है अपन पास, रिलैक्सेशन टाइम है, और एरिया आपके पास में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। अब समझे क्या है कहानी कि मेरे पास में ये जो सारा जो पार्ट है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसको क्यों है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज होता है नहीं, 2 तो आपका जन्म से ही कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ अपने पास में पर्टिकुलर अपन ने लेंथ ली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम आपका, और एरिया किसी भी कंडक्टर, सब कुछ ये क्या है, कांस्टेंट है।
तो मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या, कि अगर मैंने किसी भी कंडक्टर पे अगर मैंने पोटेंशियल इंक्रीज किया है, मतलब यहां पे अगर मैं V इंक्रीज करूंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट भी आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और इस वाले पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है ना। और जब ये कांस्टेंट की जो वैल्यू जो है, कांस्टेंट जो है वो अपने पास में क्या करेंगे, अपन इसको रिमूव करेंगे प्रोपोर्शन का साइन, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट, आपका ये कांस्टेंट आएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, V इक्वल टू आर आई, और जो R की जो वैल्यू जो अपने पास में आएगी वो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2ml अपॉन क्या हो जाएगा, n e स्क्वायर टाउ ए, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसका नाम होगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और ये क्या है, आपका एक कांस्टेंट डाटा है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास में कहां से आएगा, ओम्स लॉ से आएगा। और जो बेसिकली ये जो कांस्टेंट जो पार्ट है, ये जो कांस्टेंट है ना, इसका नाम अपन ने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस बोल दिया। और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, आपकी क्या है, मास भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो मेरे पास में ये समझ आ गया, ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इस मटेरियल जो कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी भी है, और यहाँ पे एरिया भी है, और आपका लेंथ भी है। इसका मतलब क्या है कि इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी तो है ही है, और क्या है, इसकी डायमेंशंस की प्रॉपर्टी भी है। तो जो कांस्टेंट जो रेजिस्टेंस जो है किसी वायर का, वो हमारे पास में किस पे डिपेंड करता है, आपका मटेरियल पे, और यहां से किस पे डिपेंड करेगा, आपका इसकी डायमेंशंस पे। इसी को अपन क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे, ठीक है ना। जिसकी स्टडी क्या करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भली भांति। तो मैं आप लोगों को एक पॉइंट और यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्या कि समझते रहना कि मेरे पास में यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, आ गया मेरे पास में लेंथ, और आपका ये हर एक डाटा आपको समझ आना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अपन ने क्या की, इधर वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक है ना। अब सीखें क्या कि ये जो आपका होने वाला है, ये पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका क्या होने वाला है, ओम्स लॉ आपका बनने वाला है, ठीक है ना। जिसकी स्टडी क्या करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे कि आपका ओम्स लॉ क्या होता है। लेकिन अपन ने क्या किया, इतनी कहानी क्या है, ये एक कहानी टाइप का है, ठीक है ना, जो कि आपको केवल ये स्टोरी है, इसकी कहानियां हैं, जो आपको ये समझ आना चाहिए, तभी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में फील आएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोले। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट जो डाटा है, ये आपको अच्छे से भले बहुत ही भली भांति आपको ये समझ आना चाहिए। बाकी आप लोगों के सामने हैं, सब कुछ देखें, आराम से इसको निहार लें, देख लें और समझ लें। ठीक है ना। पोटेंशियल जितना ज्यादा, करंट उतनी ही ज्यादा, ठीक है ना। सब कुछ आप लोगों के सामने है, तो आपको क्या करना है, इसको फटाक से पॉज करके नोट करें। और क्या करते हैं, ये जो R जो है वो आपका एक कांस्टेंट डाटा आ गया, जिसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के लिए क्या करना है कि ऐसे ही हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट।